कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं दे शुड बी पेड फेयर वेजेस फॉर देयर फेयर वर्क, ठीक है, रीजनेबल, ताकि वो अपनी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय कर सके। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 12th। एंड यस, आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड यस, वी आर स्टार्टिंग विद द फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं हेनरी फ्यूल की बात करूँ, वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर एग्जीक्यूटिव एंड उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे मैनेजमेंट के लिए, जो काफ़ी फाउंडेशन बन चुके हैं, काफ़ी उन्हें फाउंडेशन माना जाता है मॉडर्न बिजनेस का। एंड ये जो प्रिंसिपल है प्रॉपर फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग आवर मैनेजमेंट, करेक्ट। तो सबसे पहला जो उनका प्रिंसिपल है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। अगर मैं डिविजन ऑफ वर्क की बात करूँ, दैट मीन्स इसका वर्ड से ही मतलब समझ आ रहा है कि हमें वर्क को डिवाइड करना है, बट किस अकॉर्डिंग हमें वर्क को डिवाइड करना है ये हमें डिसाइड करना है। तो जो चीज़, जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज है, उसको ऑब्वियसली हमें उसको वो काम देना चाहिए। सो फ्यूल बिलीव दैट हमें वर्क को डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज टास्क एंड उनको असाइन करना चाहिए टू द ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिससे ग्रेटर एफिशिएंसी भी होगी एंड प्रोडक्टिविटी भी होगी। इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे डेवलप अ डीप एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जिसकी वजह से जो हायर क्वालिटी आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी की एफिशिएंसी की बात करते हैं। अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, सो इट डेफिनेटली इंश्योर्स एफिशिएंसी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, स्पेशलाइज टास्क बना देते हैं और उसको हम एक्सपर्ट्स को देते हैं, जिससे आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ह्यूमन एफर्ट्स इंक्रीज हो जाता है और जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज है वो उस चीज़ से रिलेटेड ही काम करता है। एंड दिस डिविजन ऑफ लेबर इंश्योर्स दैट कि जो एम्प्लॉयज है वो फोकस्ड है अपने एरिया में, ठीक है, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस। Clear? And then let's talk about the coordination. While work is divided in specialized tasks, तो फ्यूल ये बोलता है कि जब हम स्पेशलाइज टास्क में वर्क डिवाइड कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड कर देते हैं, लोगों के बीच में वर्क डिवाइड कर देते हैं, तो वहां से लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन भी आती है, ठीक है। दिस इंश्योर दैट की ऑर्गेनाइजेशन should work together as a whole and the same objective they should work towards a same objective in a unified manner. Clear? So एक example देखते हैं इसका कि in a company there are separate departments for finance, marketing, production, human resource development, and all of them have specialized person. So collectively they achieve productions and sales targets of the company. Clear? अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपका प्रिंसिपल है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जहाँ एक पर्सन के पास अथॉरिटी होती है ना कहीं उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। एंड अगर मैं अपनी अथॉरिटी किसी और के पास, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, तो काफ़ी हद तक मुझे उसे कोई ना कोई अथॉरिटी भी देनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। समझ आया? तो फ्यूल ने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। एक ऑफिशियल अथॉरिटी होती है विच कम्स फ्रॉम दी वंस पोजिशन, एक पर्सनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। एक बेसिकली मैं बात करूँ ऑफिशियल अथॉरिटी की, जो हमारी है, ठीक है, हमारी इन द सेंस मैं बोलती हूँ कि पर्सनल अथॉरिटी और ऑफिशियल अथॉरिटी में डिफरेंस ये है कि जो ऑफिशियल अथॉरिटी है वो टॉप लेवल की है, ठीक है, ऑफिशियल अथॉरिटी। एंड व्हेन दैट अथॉरिटी इज पास्ड ऑन टू दी अदर डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनल अथॉरिटी भी आ जाती है, विच इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपर्टीज, लीडरशिप एबिलिटीज। मैनेजर्स मस्ट पोजेस बोथ ऑफ देम अफेक्टिवली, ताकि वो अपनी टीम को इकट्ठा लेके चले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू डू XYZ बिकॉज XYZ वर्क, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दैट XYZ वर्क, तो आपको पता भी होगा कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी चाहिए होगी। बिना अथॉरिटी के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस एज वेल, ठीक है। अब हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, ठीक है। फॉर employees to be held accountable, they must be granted the appropriate level of authority to carry out their responsibility. तो वही बात हो गई कि जब टॉप लेवल ने आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करी है किसी और वर्कर को, तो उस अथॉरिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी सी अथॉरिटी भी पास ऑन करी जाती है, क्योंकि वो पर्सन एक्सपर्टीज है
उसको एक्सपर्टीज है उस XYZ काम करने में, तो उसको पता होगा उसको और क्या डिसीजन लेने पड़ सकते हैं उस मोमेंट पे। इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें अथॉरिटी को भी पास ऑन करना पड़ता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द टू व्हाइल ऑल्सो इंप्लीमेंटिंग सेफगार्ड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब आपको एक अथॉरिटी मिली है, तो आपको उस अथॉरिटी को, उस मैनेजरियल पावर को मिसयूज नहीं करना है। क्लियर। फिर आता है डिसिप्लिन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फ्योल ने ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंस क्लियर रूल का, फेयर एग्रीमेंट और अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी मेजर का यही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। क्लियर। Managers should have the authority to hold the employees accountable, but only after providing them with the due process. ठीक है। तुम एक पर्सन को अकाउंटेबल तभी कहला सकते हो अगर तुमने उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है फुलफिल करने के लिए। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको उसको थोड़ी सी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। एंड लेट्स रीड एन एग्जाम्पल फॉर दैट। देखो, एक प्रोडक्शन मैनेजर है कंपनी का एंड ही इज मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स, ठीक है। तो उसने अपने फोरमैन को बोला टू अचीव अ टारगेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 500 स्कूटर्स पर डे, ठीक है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि पर डे मुझे 500 स्कूटर प्रोड्यूस करके तुम दोगे, ठीक है। बट ही डज नॉट गिव हिम द अथॉरिटी टू रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तुम्हें 500 स्कूटर बनाने, पर उसने अथॉरिटी नहीं दी कि अगर तुम्हें कोई टूल्स चाहिए होगा या सामान चाहिए होगा तो तुम यहाँ से लेके आ सकते हो या खरीद सकते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नहीं दी, ठीक है। तो जो फॉरमैन है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। तो इन दिस केस जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो फोरमैन को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो अथॉरिटी देनी थी मटेरियल लाने की, वो नहीं थी। क्लियर। हियर द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वायलेटेड। सो व्हेन एन एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब, तो उसको किसी एक डिग्री तक, किसी एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है। Clear? Now let's talk about example 2. If a sales manager is required to offer a credit period of 60 days to negotiate a deal, तो जो sales manager है वो एक credit period दे रहा है, ठीक है। ही इज रिक्वायर्ड टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज। वो कह रहे हैं कि वो 60 डेज का ही क्रेडिट पीरियड दे सकता है टू नेगोशिएट अ डील, बट विद द बायर टू फेच द कंपनीज नेट मार्जिन ऑफ 25 लाख। लेकिन यहाँ पे नेट मार्जिन कितना होना चाहिए? 25 लाख। कितनी डेज का क्रेडिट दे सकता है? 60 डेज का। ही शुड नॉट बी गिवन पावर टू ऑफर अ क्रेडिट ऑफ 100 डेज। तो अगर उसको मैंने अथॉरिटी दी है कि यू कैन ओनली गिव द क्रेडिट ऑफ 60 डेज, तो वो आप 60 को 100 नहीं कर सकते। यहाँ पे आप पावर को मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मे लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो वहाँ 100% अथॉरिटी का मिसयूज किया जाता है। तो जितनी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जिस एक्सटेंट तक अथॉरिटी देनी चाहिए ना, तो उतनी ही अथॉरिटी हमें आगे देनी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर शुड हैव द राइट टू punish subordinate for willfully, basically have the right to punish a subordinate for not willfully obeying the legitimate order, ठीक है। बट उसको एक अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए, ठीक है, फॉर प्रेजेंटिंग हिज और हर केस। ये नहीं कि तुमने उस पर नाम डाल दिया, एटलीस्ट उसकी सुनो कि कहाँ से कमी रह गई है। हो सकता है तुमने उसको उतनी अथॉरिटी नहीं दी थी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। क्लियर। देन नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ईजी है, बेसिकली सिंगल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम सिंगल सुपीरियर। वन बॉस होना चाहिए, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है कि वन बॉस होना चाहिए और सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि मुझे किसकी सुननी है। टू बॉस होंगे, दो ऑर्डर्स होंगे, अगर वो ऑर्डर्स कन्फ्लिक्टिंग हो गए तो भाई वर्कर काम नहीं कर पाएगा। सो दिस प्रिवेंट कंफ्यूजन, undermines authority and ensures clear line of accountability. Clear? Avoiding dual subordination, तो हमें वही है, dual subordination को avoid करना है। When an employee receives conflicting orders, जब मान लो दो बॉस है, दोनों conflicting orders दे रहे from multiple superiors, ठीक है, तो उससे unity of command violate होता है। कंफ्यूजन हो जाएगी वर्कर को कि भाई मैं किसका ऑर्डर मानूं, मैं किसका ऑर्डर फुलफिल करूं, ठीक है। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, डिसिप्लिन ब्रेकडाउन होगा और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी भी खराब होगी। क्लियर। एंड देन कम्स द कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। सो जब यूनिटी ऑफ कमांड होता है तो फ्योल ये बोलता है कि जब यूनिटी ऑफ कमांड है ना, तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन भी बनता है। डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, मैनेजर्स एक साथ काम करते हैं टू इंश्योर कि उनकी जो टीम है वो ढंग से काम कर रही है, उनको ढंग से काम दिया गया है, एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज अ सेल्स पर्सन है ये, ठीक है. सपोज अ सेल पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच अ डील विद अ बायर एंड इज अलाउड टू गिव 10% डिस्काउंट बाय द मार्केटिंग मैनेजर. मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि भाई 10% ही डिस्काउंट देना है, बट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि तुम 5% से ऊपर नहीं दे सकते. ठीक है, तो दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने 5% बोला, मार्केटिंग के ने बोला कि 10% दो. तो देर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड. दो बॉस से ऑर्डर आ रहा है. नाउ ही विल बी कंफ्यूज, एंड ये हम तभी अवॉइड कर सकते हैं जब दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगी और कोलैबोरेशन होगी. क्लियर. तो यूनिटी ऑफ कमांड का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि इससे कंफ्यूजन नहीं रहती है कि कौन सा टास्क करना है और किसकी सुननी है. क्लियर. अब वायलेट होता है, अगर यूनिटी ऑफ कमांड को हम वायलेट करते हैं, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन होती है, बहुत सारे बॉसेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बॉसेस जो होते हैं, 2 और मोर बॉसेस हो गए, वो आगे ऑर्डर दे रहे हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ ही पे वायलेट होता है. यहाँ पे अथॉरिटी को अंडरमाइन किया गया, ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया, बंदे को नहीं पता उसको किसकी बात माननी है. क्लियर. डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड. ठीक है, और जो प्रिंसिपल है इट रिसेंबल्स लाइक द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, समझ आया. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ईजी है. सबसे पहला आता है अलाइंड ऑब्जेक्टिव. फ्यूल का कहना था कि दैट ऑल द यूनिट्स एंड डिविजन विद एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव. कैसे काम करेंगे सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ? थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड फोकस्ड एफर्ट्स. इससे यूनिटी ऑफ एक्शन मेंटेन रहता है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता. लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके और कोलैब करके काम करना चाहिए, पता होना चाहिए किसको क्या काम दिया जाए. इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, वर्क बार बार रिपीट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, ह्यूमन एफर्ट्स और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. तो अब आता है कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन. ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव सिंगल प्लान. ठीक है, और एक सिंगल क्लियर लीडर होना चाहिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. सो दिस प्रमोट एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑल टुगेदर. क्लियर. फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या है, जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर with clear delineation of responsibilities and reporting line. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यही होता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किस डिपार्टमेंट में है, कौन किसका काम करेगा. यूनिटी ऑफ एक्शन, कमांड के साथ साथ यूनिटी ऑफ एक्शन भी जरूरी है ताकि काम ओवरलैप ना हो, रिपीट ना हो, ह्यूमन एफर्ट्स वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है, दिस इंश्योर दैट जितने भी एम्प्लॉयज दे आर वर्किंग इन हार्मनी टुवर्ड्स द सेम एंड. क्लियर. सो लेट्स रीड द एग्जांपल. So if a company is manufacturing motorcycle as well as cars, तो दोनों के अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, एक डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए. Then it should have 2 separate division for both of them. Each division should have its own in charge, own plan, execution resource. On no account the working of division, 2 divisions should overlap. ठीक है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन्ड रहता है एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती, ह्यूमन एफर्ट्स, टाइम, रिसोर्सेज कुछ भी वेस्ट नहीं होता. ठीक है. देन आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. तो बेसिकली जब लोगों के जनरल इंटरेस्ट की और एक एम्प्लॉय की पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी है? सबके जनरल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, किसी एक के पर्सनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी. क्लियर. सो फ्यूल बिलीव दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय की इंटरेस्ट को नहीं देखना, हमें सारे एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को देखना है. मैनेजर्स शुड लीड बाय एग्जाम्पल एंड इंश्योर दैट पर्सनल एजेंडाज डू नॉट अंडरमाइन the broader goal of the company. ठीक है, fair and equitable remuneration होनी चाहिए. जितने भी employees है, they should be paid fair wages for their fair work. ठीक है, reasonable, ताकि वो अपनी reasonable standard of living enjoy कर सके, while also being within the organizational financial means. Obviously organization की क्षमता में होना चाहिए. अपनी organization अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपनी willingness से ज़्यादा भी पे नहीं कर सकती. तो दोनों के लिए fair होना चाहिए, not only employee के लिए fair में होना चाहिए, basically employee के लिए भी fair होना चाहिए और कंपनी के लिए भी फेयर होना चाहिए. दिस हेल्प्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट आर अलाइंड. तो हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भी अलाइन करना है. दोनों को सेपरेटली हम नहीं ले सकते. जहाँ हम फेयर वेजेस एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो वो फेयर वेजेस बेसिकली कंपनी में भी विलिंगनेस होनी चाहिए टू पे दैट. ये नहीं कि कंपनी किसी से कर्जा उठा के दे रही है, राइट.
Then fostering a collaborative culture. So by prioritizing the collective good, organization can cultivate a congenial atmosphere and a strong working relationship between management and employees. This in turn leads to smoother operation and achievement of shared objective. तो जब हम collective good को, collective interest को prioritize करेंगे rather than an individual interest और personal interest, तो harmony maintain रहती है workers के बीच में, managers और workers के बीच में, employers के बीच में, employers and employees के बीच में भी. So this is very important ताकि shared responsibility रहे लोगों के बीच में for working towards the common objective of the organization. Clear? Now let's talk about discipline. Discipline means see बहुत ही clear agreement होना चाहिए, proper rules and regulations होने चाहिए. Fuel emphasize कि भाई clear और fair agreement होना चाहिए between management and employees. ठीक है, समझ आया? यही foundation है एक organizational discipline का. अगर fair और clear agreement नहीं होंगे तो वहाँ पे discipline maintain नहीं किया जा सकता. These agreements should outline the rules. Rules बताने चाहिए agreement में, responsibilities पता होनी चाहिए, और expected behavior क्या होगा member का organization की तरफ, ये भी उसमें mention होना चाहिए. Clear? Then let's talk about strong leadership. Effective discipline requires good superior. ठीक है, हर एक लेवल पे अच्छे सुपीरियर होने चाहिए, तभी डिसिप्लिन मेंटेन रहता है. ठीक है, समझ आया? एंड दे शुड कॉन्स्टेंटली इन्फोर्स दे एग्रीड अपॉन रूल्स एंड पॉलिसीज. जो रूल्स एंड पॉलिसीज है उसको फॉलो करना चाहिए. यानी कि मेरे फ्रेंड ने गलती की है तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी और बाकियों पे पेनल्टी लगेगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, दिस हेल्प्स टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. फिर थर्ड पॉइंट की अगर बात करें वो आता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. दैट इसका मतलब वही हुआ कि डिसिप्लिन जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पनिशमेंट तो होता ही होती है. तो फ्यूल बिलीव दैट पेनल्टी शुड बी अप्लाइड जुडिशियसली विद ड्यू प्रोसेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू प्रेजेंट देयर केस. ये नहीं कि तुम गए और तुमने उस पर पेनल्टी लगा दी. एटलीस्ट लेट दैट पर्सन बेसिकली गिवन अ चांस कि वो अपना केस को रिप्रेजेंट कर सके, बता सके कि उससे ये गलती क्यों हुई है. ठीक है, दिस हेल्प्स टू मेंटेन फेयरनेस एंड प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर. क्लियर? So yeah, इसका example देखते हैं. Suppose management and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to work overtime. ठीक है, basically trade union और मैनेजमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है. उस एग्रीमेंट में वर्कर्स ने कहा है कि भाई मैं ओवर टाइम करने के लिए रेडी हूँ, उसके लिए आप हमें एडिशनल पेमेंट दे देना, इससे हम कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं फ्रॉम लॉसेस. ठीक है, इन रिटर्न मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, जैसे ही हमारा मिशन कंप्लीट होगा तो हम आपके वेजेस को इंक्रीज कर देंगे. सो हेयर डिसिप्लिन वुड मीन दैट बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दोनों को अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करना होगा विदाउट एनी प्रेजुडाइज टुवर्ड्स वन अनदर. Clear? So this is ऑल अबाउट दी प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल्स. बाकी 7 प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ईजी है. सबसे पहले हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क. इसमें बेसिकली क्या है, स्पेशलाइज टास्क स्पेशलाइज लोगों को एक्सपर्ट को देना चाहिए फॉर ग्रेटर प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजर्स एट अप्रोप्रिएट लेवल, उनके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम नहीं चलेगा, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड. ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड. ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर, ताकि उनको कंफ्यूजन ना रहे उनको किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ऑल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स शुड बी अलाइंड एंड वो आपस में काम कोलैबोरेट करके काम करे टूवर्ड्स द कॉमन गोल. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सारे एम्प्लॉयज़ के जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा. एंड डिसिप्लिन, दैट मीन्स देयर शुड बी अ क्लियर अग्रीमेंट एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. फेयर डिसिप्लिनरी मेजर्स आर असेंशियल इन अ कंपनी. सो आई होप आप लोगों को ये 7 प्रिंसिपल्स समझ आए हो. फॉर नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल वी आर कमिंग अप with the next video. And yes, for the notes of this chapter, important question answers, answer writing information and the test on this chapter, you can visit our website or download our app. The link is in the description box.